नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसेज फॉर एचपीएस मेंस और एक सेशन में ऑलरेडी इसके ऊपर ले चुका हूं। दिस इज द सेकंड सेशन। पहले सेशन मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दी थी कि आप एसेज को जो है किस तरह से परस्यू करो, क्या क्या बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एसे के। एंड आज जो है सेकंड सेशन में मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि ब्रेनस्टॉर्म किस तरह से करना चाहिए, कितना टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर देना चाहिए और आपको किस तरह से अपने एसे की आउटलाइन बनानी है। सो पहले सेशन को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको एक बार जरूर देखिए और उसके बाद इस सेशन के लिए आइए। एंड ऑलराइट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड दिस इज द सेशन 2। राइट, स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमारी ऐप को डाउनलोड जरूर करिए। ऑलरेडी वहाँ पे एचपीएस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एंड और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो अपनी सिविल सर्विसेज के लिए। आपको इसमें हेल्प काफी मिलने वाली है गाइज। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म फॉर एन एसे। ठीक है जी। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि जब भी हम लोग अपना एसे देखते हैं, एसे का टॉपिक देखते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एचएस की बात करूं, आपको 2 एसे लिखने हैं आपको, जिसमें से हर एक एसे जो है इट मस्ट बी इन एंड अराउंड 1000 वर्ड्स। सो 1000 वर्ड्स अगर आपको लिखने हैं तो 1000 वर्ड्स के लिए आपको काफ़ी सारा मैटर चाहिए। एंड सिर्फ मैटर नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल मैटर चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिसके ऊपर आप अपने एसे को दिखाओ, जिसके ऊपर आप अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हो। ठीक है जी। सो इन 1000 वर्ड्स को लिखने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको बहुत अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर अप करना, उनको सोचना एंड देन उनको अपने एसे में फॉर्मुलेट करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी। सो दैट्स वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कितना टाइम हमें देना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए? सो गाइज, इसको इस तरह से देखो, 3 घंटे हम लोगों को मिलने हैं पेपर के लिए। ठीक है, आपका जो एसए का पेपर है 100 मार्क्स का है एंड ये जो है 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने हैं। तो एक ऐसे लिखने के लिए आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है, विच इज फेयर इनफ, है ना। बहुत अच्छा, बहुत खुला टाइम अपने को मिलता है। 1.5 घंटे में आपको 1000 वर्ड के आसपास में लिखने हैं, विच इज वेरी डूएबल। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी है तो आप बड़ी आराम से अपना फाइनल जो भी टाइम है उसके खत्म होने से पहले अपने एसेस लिख लेंगे। ठीक है, तो आप एक एसे को 1.5 घंटा दे रहे हैं गाइस। ठीक है, तो आप अगर आप मान के चलो कि अगर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, एसे का आउटलाइन बनाना है, इंट्रोडक्शन एंड आपको कंक्लूजन बनाना है, तो इसमें आप ब्रॉडली हम लोग जो है 30 मिनट्स का टाइम लेते हैं एंड देन 1 घंटा जो है आप अपने एसे को लिखने के लिए लोगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1 आवर इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग एन एसे एंड 30 मिनट जो है वो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग के लेते हैं, जिसके अंदर जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो अराउंड 15 टू 20 मिनट्स के लिए होता है और आउटलाइन डेवलप करना जो है वो अराउंड 10 मिनट्स के आसपास में ले जाता है। ठीक है जी। सो ये जो है आपका ब्रॉड डिवीजन होता है। इसमें 5 से 7 मिनट आप ये भी लगा के चलो कि आप कौन सा एसे लिखने वाले हो। तो ये ब्रॉड डिवीजन जो है हम लोग लेके चलते हैं एज फार एज कि आपको एसे में जो है पहले 30 मिनट क्या करना है। जब भी आपने अपना पेपर खोला तो आप पहले क्या करोगे, अपने एसेस को चूज करोगे। आपने एक एसे चूज किया, उसके ऊपर आप 30 मिनट्स जो है लगाओगे। उसमें क्या करोगे, आप अपना एसे का जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आउटलाइन करोगे एंड देन 1 घंटे के अंदर लिखने में लगोगे। ठीक है, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि 1 घंटा कम नहीं हो जाएगा। तो गाइस देखो, 1000 वर्ड लिखने हैं आपको। अगर आपके आउटलाइन तैयार है, आपने ब्रेनस्टॉर्म अच्छे से किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। मींस 1 मिनट में आपको हार्डली 33 वर्ड लिखने हैं। अगर आपने ऑलरेडी सोच के रखे हुए आउटलाइन बनाया हुआ तो 33 वर्ड लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से 45-50 मिनट में ऐसे काफी अच्छे से 1000 वर्ड लिखे जाते हैं। सो 1 घंटे वो हम लोग ऐसे लिखेंगे एंड 30 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और जो आपका है बिल्डअप करेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइन बनाने वाले हैं। ओके, किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। किस तरह से हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे? सो अगेन ये टॉपिक मैं आज लेने वाला हूं। पिछले साल का ही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि हम किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मैं टफ ले सकता था बट आई एम टेकिंग अ वेरी इजी एसे सो दैट हम लोग ब्रॉडली इसको एक बारी समझ सकें, प्रैक्टिस कर सकें, एक बारी उस आर्ट को डेवलप करें। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी इंडिया, इजी सिंपल टू द पॉइंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम लोग जो है थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। बट उससे पहले हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक देख लेते हैं, क्या क्या एरियाज में किन किन जगहों में हमें ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा होता है हम लोगों ने अपने प्री के टाइम पे, मेन से पहले बहुत सारी नॉलेज गेन की होती है। हमने एडिटोरियल्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उनको जो है निकालने के लिए आपको उनको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म। नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहले होता है टेम्पोरल एनालिसिस। आप किसी भी टॉपिक का टेम्पोरल एनालिसिस करें। ठीक है, कि
पास्ट में कैसे था, प्रेजेंट में क्या ऐसा चल रहा है और फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस तरह से हम लोग जो है इसका टेम्पोरल एनालिसिस करते हैं। अब बहुत सारे एसेज में टेम्पोरल एनालिसिस जरूरत पड़ती है, कई जगहों में इनकी जरूरत नहीं भी पड़ती है, बट वो विद टाइम वंस आप लोग इन टेक्निक्स को सीख जाओगे तो उसके बाद जो आप बहुत इजीली इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। टेम्पोरल एनालिसिस जैसे कि पास्ट में, अभी हम अगर यूथ वाली बात करें कि 21वीं सदी यूथ में रोल्स एंड 21वीं सदी यूथ के लिए जो है 21वीं सदी इंडिया के यूथ के लिए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो आप पास्ट में बात कर सकते हो लाइक कि पहले 20वीं सेंचुरी में जो है इंडिया में क्या यूथ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है और अब कैसे चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से अगर आप बात करोगे तो आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के बाद जो है कंटिन्यूइंग पैरा बन जाता है, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो टेम्पोरल एनालिसिस ये हम लोग यूज करते हैं। सेकंड जो है स्पेशल एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं। स्पेशल एनालिसिस मींस किसी टॉपिक को आप जो है लोकल लेवल पे उसके लोकल एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करते हो, रीजनल एस्पेक्ट ब्रेनस्टॉर्म करते हो, नेशनल एस्पेक्ट ब्रेनस्टॉर्म करते हो एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करते हो, ठीक है जी। जैसे कि डेमोक्रेसी, अगर कोई टॉपिक आ जाता है, डेमोक्रेसी के ऊपर कोई टॉपिक आ जाता है, लाइक हमने गवर्नेंस के टॉपिक से मैंने बात की, गवर्नेंस वाले एसेज आते हैं, उसमें डेमोक्रेसी एक बहुत कैचवर्ड होता है और डेमोक्रेसी के ऊपर काफी ज्यादा आपको एसेज देखने को मिलते हैं। सो डेमोक्रेसी में आप लोकल एस्पेक्ट बात कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, रीजनल लेवल पे बात कर सकते हो, नेशनल लेवल पे बात कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकते हो। सो डेमोक्रेसी वाले जैसे टॉपिक्स में आप ये स्पेशल एनालिसिस करें तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपका मल्टी डायमेंशनलिटी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होती है जो ऑलमोस्ट हर सोशियो इकोनॉमिक एस्से में लग जाती है, दैट इज योर सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस में हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं कॉल्ड एज पेस्टल, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज दिस पेस्टल? पेस्टल इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल। सो हम लोग किसी भी टॉपिक को इन एस्पेक्ट पे सोचने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल, और इन पे जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारे एस्से में जो है डेप्थ भी दिखे हमारे एस्से में, और हमारे एस्से में जो है वाइडनेस जो है, वाइड भी हमारा एस्से थोड़ा सा दिखे, ठीक है। सो इन एरियाज में अगर आप फोकस करोगे, जैसे किसी एस्पेक्ट का पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका सोशल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, लीगल, गवर्नमेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इन एरियाज पे कवर करते हो तो आपको 5-7 अच्छे से पैराग्राफ रेडीमेड आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको इन जेनेरिक पॉइंट्स होते हैं, रेडीमेड आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। सो इन्हीं टेक्निक्स को हम लोग यूज करने वाले हैं, जो हमने पीछे एसए लिया उसी एसए के लिए हम लोग इस टेक्निक को यूज करके देखते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रेनस्टॉर्म करके एक ब्रॉड आउटलाइन डेवलप करने की कोशिश करूंगा। एंड अगेन गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड ये सेशन सुन रहे हैं, प्लीज गाइज जो लोग दोज हु आर सीरियस अबाउट एसेस, तो जो मैंने आउटलाइन बनाई होगी आप उसमें एसे जरूर लिख के दिखाइएगा। आपको नंबर पता है 9872124143, इस नंबर पे इस एसे को भेजिए एंड आई विल डेफिनेटली इवेल्युएट इट, और मैं आपको जो है उसके अंदर थोड़े पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में उसको हाईलाइट भी करूंगा सो दैट कि बाकी लोग जो है देख सके किस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी इंडिया, हम लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं, पीछे की टेक्निक्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पे पहले जब भी हम कोई ऐसे देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम कीवर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस फाइंड द कीवर्ड जिनके ऊपर हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, जिसमें ऊपर हम लोग दिमाग चलाएंगे, फूड फॉर थॉट बनाएंगे, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वन कीवर्ड, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें जो है उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, भूमिका और जिम्मेदारी, ये दो इंपॉर्टेंट कैचवर्ड्स हैं। यूथ, ठीक है जी, तो हमारा जो एस्से है उसका सेंट्रल थीम क्या है, यूथ, यूथ की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो कहां पे हमने देखनी है, 21वीं सदी इंडिया के अंदर देखनी है। अब देखो ध्यान सुनो, 21वीं सदी लिखा है तो 21वीं सदी की हमें चैलेंजेस को यहाँ पे दिखाना होगा, और यूथ का रोल उसके ऊपर और यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग दिखाना है। थोड़ा बहुत 2-3 बारी आप अपने एस्से के टॉपिक को पढ़ोगे, कीवर्ड्स को देखोगे, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी जो है वो पॉइंटर्स निकलने लग जाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो है, या टॉपिक्स निकलने लग जाएंगे, थीम्स जो है आप देखने लग जाओगे, और उन थीम्स को हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पीछे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली टेक्निक है, इसको हम लोग टेम्पोरल एनालिसिस जो मैं बोलता हूँ, टेम्पोरल एनालिसिस अगर हम करके देखें तो दो इस एस्से में बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट मैं सोच सकता हूं कि मैं इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ टेम्पोरल एनालिसिस के लिए दे सकता हूं। टेम्पोरल एनालिसिस के लिए कैसे दे सकता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि भाई 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में जो इंडिया था,
इसमें जो यूथ है इसका क्या रोल रहा होगा और अब ये रोल कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत बहुत अच्छा सा कंटिन्यूइंग मेरे पास एक पैराग्राफ मिल जाएगा जहां से मैं सीधा जो है जंप नहीं कर रहा हूं प्रॉब्लम्स के ऊपर और यूथ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। मैं जो है उसको इवेंचुअली पास से कंटिन्यूटी देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे 20th सेंचुरी इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस थे यूथ के लिए, ठीक है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी यूथ की। वहां पे नेशन बिल्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है जी, वहां पे इकोनॉमिक बिल्डिंग वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये सारी चीजें वहां पे थी। ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी लेके आना सेक्टर्स में ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस तरह के जो है वहां पे पहले चैलेंजेस थे 20th सेंचुरी में। और अब जो है क्या हुआ है, इन चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया है, यूथ जो है आगे निकल के आया है। एंड अब जो है 21st सेंचुरी के आने से 21st सेंचुरी वाले चैलेंजेस वो निकल के आए हैं जिसमें यूथ को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की जरूरत है। ठीक है, सो इस एक पैराग्राफ में मैं टेम्पोरल एनालिसिस भी कहीं ना कहीं डाल सकता हूं और ये बहुत अच्छा मुझे जो है जो टेम्पोरल स्केल जो है प्रोवाइड करता है मेरी एस्से को। ठीक है, सो इसके बाद जो है कंटिन्यूइंग मैं सेकंड जो है यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पेस्टल टेक्निक लगाने की कोशिश करूंगा और पेस्टल टेक्निक से मैं बहुत सारे जो है यहाँ पे क्या करके पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो ये मेरे पास एक ब्रॉड पॉइंटर हो गया। उसके बाद पेस्टल मींस पॉलिटिकल। Now let us talk about political role and responsibilities of youth and 21st century इंडिया में। अब 21वीं सदी इंडिया में पॉलिटिकल चैलेंजेस है क्या, इनको सोचो और फिर यूथ इसको किस तरह से हैंडल कर सकता है उस तरह सोच के देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे काफी सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे पॉलिटिकल अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपके लीडरशिप के निकल के आते हैं कि भाई 21वीं सदी इंडिया को जो है न्यू और डायनेमिक लीडरशिप चाहिए। ठीक है जी, ये लीडरशिप कम्युनिटी लेवल पे, ये लीडरशिप नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे हमें चाहिए। और ये फिल कौन करेगा, ये जो है फिल करेगा यूथ। तो यूथ का रोल क्या है, यूथ का रोल है कि पॉलिटिकल फोरम्स में जाए, वहां पे डिबेट करे, वहां पे पार्टिसिपेट करे और जो लीडरशिप है वैक्यूम बना हुआ है हमारे देश में उसको जो है फुलफिल करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस तरह से लीडरशिप में हम लोग देख सकते हैं। और क्या हो सकता है पॉलिटिकल उसमें लीडरशिप के अलावा हम लोग बात कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की। ठीक है जी, सो अब जो है सिटीजनशिप नीड्स टू बी मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए क्या होगा, यूथ जो है इट हैज टू कम आउट, ये से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडल्स हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको जो है उनका टॉर्च बीरर बनना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लिख सकते हो कि ये रोल और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक और चीज, जो भी मैं टॉपिक बना रहा हूं इसमें मैं हमेशा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर हाईलाइट करूंगा कि यूथ के क्या है, चैलेंजेस है तो यूथ का रोल है, यूथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, देन उसके अलावा जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पे डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिकली एस्पेक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को आगे लेके जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को आगे लेके जाना, उसको फुलफिल करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये भी जो है आज के यूथ का बेसिकली क्या है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एज अ रोल भी है। ठीक है, इस तरह से चीजें आप यहां पे लिख सकते हो। सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो गया और आपको और भी पॉइंट्स आ रहे होंगे तो आप यहां पे लिख सकते हो। इनको प्रेजेंट जो भी चीजें हो रही हैं उसके साथ आप इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यूथ जो है बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, यूथ में वायलेंस की तरफ जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है उससे काफी दूर है। तो इससे बेसिकली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि भाई इसको हम लोग पॉलिटिकल, ये हमारे यूथ का रोल है कि उसे यहाँ पे इस तरफ को आना चाहिए। ठीक है जी, इकोनॉमिक में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई 21वीं सदी में इकोनॉमिक क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है ना, अभी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में इंडिया अपने आप को कहां देखता है और यूथ जो है वो यहां पे किस तरह से अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। ठीक है जी, ये हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं। सिमिलरली इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइक इकोनॉमिक में और क्या हो सकता है, चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। अगर आप देखोगे वर्क का जो है नेचर चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो है या ऐसी एरियाज पे किस तरह से यूथ जो है वो अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। ठीक है जी, इनफॉर्मलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं इंडिया में होते हुए 21वीं सदी में कम होने की जगह और बढ़ गई है। तो इसमें जो है यूथ का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो जमाना है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ को जा रहा है, तो अब हमारे यूथ का काम क्या है, आवर यूथ आर दे जॉब सीकर्स और दे आर जॉब क्रिएटर्स। ठीक है, जॉब सीकर्स हैं कि जॉब क्रिएटर्स है, क्या बनना चाहोगे। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये लिखो कि भाई यूथ का जो है क्या रोल होना चाहिए, शुड दे भी जॉब सीकर्स और शुड जो भी जॉब क्रिएटर्स। ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे और निकल के आ सकते हैं। ठीक है जी, सो इकोनॉमिक ये हो गया आपका। देन आपका हो गया सोशल।
सोशल एस्पेक्ट एवरग्रीन एस्पेक्ट है, बट 21वीं सदी में पूछा है तो 21वीं सदी में हम लोग देखेंगे कि अभी भी जो है हमारे देश में बहुत सारे सोशल इल्स हैं, है ना। हम इसको इस तरह से देखेंगे, अभी भी हमारे यूथ को एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी दुविधा फेस करनी पड़ रही है, वो है ट्रेडिशनैलिटी वर्सेस मॉडर्निटी। ठीक है जी, कि हम लोग जो है अभी भी ट्रेडिशनल, हमारा काफ़ी भारत ट्रेडिशनल है, हमारा जो मतलब एज लोग हैं वो एज सोसाइटी है वो थोड़ी ट्रेडिशनल है, बट जो है मॉडर्निटी, ट्रेडिशनल मॉडर्निटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूथ जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके बीच के कन्फ्लिक्ट को किस तरह से पीसफुली एमिकेबली रिजॉल्व करना है, ये भी यूथ का काम है। ये आप यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि सोशल इल्स हैं, अभी बहुत सारे सोशल इल्स हैं, इनको हम लोगों को रिमूव करने की जरूरत है 21वीं सदी इंडिया में भी। ठीक है, हम लोग फीमेल जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आप विमेन जो है एम्पावरमेंट की बात करो कि ये विमेन एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। 21वीं सदी में भी अगर बात करें, देखो क्योंकि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो देखो इंडिया में कम है, वुमेन का कम हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ये कुछ सोशल इश्यूज हैं जो हम लोगों को टैकल करने हैं। पैट्रियार्की ये अभी भी एक बहुत सारा इशू है, तो इसमें यूथ का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि डाउरी को मना करना। ठीक है नहीं, जैसे कि आप आपका वर्क प्लेसेस हैं उनको जो है जेंडर न्यूट्रल या जेंडर सेंसिटिव बताना, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सोशल इशूज, सोशल इल्स के लिए। ठीक है, सोशल इशूज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं जितनी मुझे याद आ रही है मैं उस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, देन इज आप ले सकते हो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में। अभी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ मैंने पॉइंट लिखे भी हुए हैं। जो टेक्नोलॉजिकल में हम लोग आईटी के बारे में बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो ज़माना है वो आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। 21वीं सदी में जो है सोशल मीडिया, आईटी या आईटी रिलेटेड कंपनीज या आईटी रिलेटेड टाइकून्स, जायंट्स वो निकल के आ रहे हैं। तो आईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवटल रोल हमारी ज़िंदगी में रखता है, और यूथ का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है कि आप इंटरनेट को किस तरह से जो है हैंडल करते हैं, साइबर स्पेस को किस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे साइबर स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा फिनोमिना बनता जा रहा है, मीम्स या ट्रोल्स जो है एक बहुत बड़ा फिनोमिना बनता जा रहा है। दे आर डन बाय यूथ, है ना, यूथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मीम कल्चर निकल के आ रहा है, साइबर बुलिंग है, सोशल मीडिया का रोल है। ठीक है जी, जो यूथ है वो सोशल मीडिया में कितना, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, मीन्स ब्रॉड क्रूड पॉइंट्स बना सकते हो। एंड इनके ऊपर यूथ का जो रोल है, यूथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें एल इज़ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो मैंने वहीं पे पॉलिटिकल में बात कर लिया, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन ई से इज एनवायरमेंटल। ठीक है जी, एनवायरमेंटल अगेन बहुत बड़ा रोल है 21वीं सदी में। वी आर फेसिंग ए क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है जी, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, एंड क्लाइमेट क्राइसिस के लिए जो है यूथ हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले। ठीक है जी, सो क्लाइमेट क्राइसिस में हम क्या बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, वाटर स्कैरसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अब इंडिया में इतना सारा वाटर स्कैरसिटी है ना, ठीक है, वाटर स्कैरसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, पोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, पोल्यूशन वाले इश्यूज निकल के आ रहे हैं, वेस्ट जो आपका ई वेस्ट, सिंपली जो है वेस्ट जो है वो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है रोल निकल के आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है यूथ की। ठीक है जी, दे शुड बी टॉप लीडर्स ऑफ इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे कि ना सिर्फ हम लोग करंट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, बट फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, एनवायरनमेंट वाले एस्पेक्ट को कवर किया जा सकता है। ठीक है जी, सो ये बेसिकली इस तरह से हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। मैंने बहुत ही ब्रॉड क्रूड आइडिया दिया आपको कि किस तरह से आप ब्रेनस्टॉर्म करो यूजिंग दिस टेम्पोरल एनालिसिस, सेक्टोरल एनालिसिस। ठीक है जी, टेम्पोरल एनालिसिस, सेक्टोरल एनालिसिस एंड आपका स्पेशल एनालिसिस, इस तरह से हम लोग जो कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ब्रॉड, यहाँ पे हमने क्या बनाई है, ब्रॉड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। अब हमें जो है क्या करना है, आउटलाइन डेवलप करना है अपने एस्से का। आउटलाइन में डेवलप में क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट तो ऑलरेडी हो ही गए, तो हम इन पॉइंट्स को अब अरेंज भी करेंगे, और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन बनाना, देन उसके बाद हमारा पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट, एंड देन उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, एंड देन आपका कंक्लूजन वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन करेंगे। अब ब्रॉड आउटलाइन तो मैंने जैसे पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो ऑलरेडी अरेंज हो ही गई है, तो मुझे ब्रीफ आइडिया था कि मैंने कैसे लिखना है, तो मैंने ब्रॉड अरेंजमेंट कर दी है। ठीक है जी, अब इस अरेंजमेंट को मुझे
किस तरह से दिखाना है। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैं टेम्पोरल एनालिसिस एक दूंगा कि भाई पुराने टाइम में कैसा था और अभी क्या चैलेंजेस हैं, और फिर मैं क्या करूंगा, जो करंट चैलेंजेस हैं इनको हाईलाइट करते हुए यूथ का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करूंगा अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। ठीक है नहीं, इस तरह से करने की कोशिश करूंगा, एंड फाइनली फिर उसको जो है क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा गिविंग अ फॉरवर्ड पॉजिटिव आउटलुक, है ना। तो इस तरह से हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अब टाइम होता है आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बनाने का। तो इंट्रोडक्शन मैंने पिछली बार ही बताई थी, आप यहाँ पे जो हमारे यूथ आइकन है 20वीं सेंचुरी के स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में बात कर सकते हो कि भाई इन्होंने कितनी चीजें कही हैं यूथ के बारे में, है ना। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम शायद कोट बताया था कि यंग एनर्जेटिक एंड एस्पायरिंग यूथ आर फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस नेशन। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन इसको आप फर्दर इलेबोरेट कर सकते हो कि वेरी एप्टली सेड बाय द यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद दैट the future of nation lies on the shoulders of the youth। ठीक है जी। एंड अगेन यूथ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट, वो एक पिविटल पॉइंट है जहाँ पे जो है नेशन की ग्रोथ, नेशन का डेवलपमेंट एज वेल एज नेशन का जो है सर्वाइवल डिपेंड करता है। सो अगेन इसको लिखने के साथ आप जो है चीज़ें लिख सकते हो। साथ में इंडिया के बारे में बात करूँ कि 20वीं सेंचुरी इंडिया लिखा हुआ है। सेकंड, इसी पैराग्राफ के, इसी इंट्रोडक्शन के सेकंड उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ यंग नेशन, और इंडिया इज अ नेशन ऑफ यंग जनरेशन वेयर लाइक मोर देन 60% ऑफ द पीपल आर इन अ वर्किंग एज ग्रुप। एंड इस तरह से आप थोड़ा सा इंडिया का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और ये आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हर चीज के लिए कोट्स कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों की यही तैयारी होती है ना बेसिकली। 100 में से आपको अगर लाइक 100 मार्क्स का पेपर है तो एवरेज मार्क्स पता कितने आने वाले बच्चों के, 50 या 50 से नीचे आने वाले। अगर आपको 65 मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट बहुत कम लगेगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करो, एफर्ट ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़े से एफर्ट में, जीएस में जितना एफर्ट लगाओगे उससे बहुत कम एफर्ट लगा के आप यहाँ पे एक्चुअल में ज्यादा नंबर ले सकते हो। 15 मार्क्स ऊपर लेना बाकी भीड़ से, तो ये आपको काफी अच्छा एज दे देता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को ब्रॉडली 10-15 टॉपिक जो है प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपको पता ही वही 10-15 टॉपिक आते हैं, और उनके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट कोड, जैसे विमेन के ऊपर इंपॉर्टेंट कोड्स, विमेन इंपावरमेंट के ऊपर कोड्स हो गए आपके, यूथ के ऊपर कोड्स हो गए आपके, देन डेमोक्रेसी के ऊपर कोड्स हो गए आपके। इस तरह के बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स, लाइक 10 से 12 टॉपिक्स के ऊपर 1-2 3-3 कोड्स आप यहाँ पे याद कर सकते हो या अपने पास संभाल के रख सकते हो, और इनको जो है आप पेपर में देन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उसे अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है जी, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के कोट्स तो जैसे हम एथिक्स में ऑलरेडी याद करते ही हैं, जैसे कि गांधी जी के कोट्स हो गए आपके। तो इस तरह के आप कोट्स अगर आपने याद कर रखे तो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ओके, इंट्रोडक्शन हमने लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे टेम्पोरल एनालिसिस करेंगे। वही मैंने आपको बताया, जैसे 20वीं सदी में क्या इश्यूज थे, यूथ ने क्या काम किया होगा या यूथ का क्या काम था वहाँ पे, 21वीं सदी में कैसे चेंजेस आए हैं, ये हमने बात करी। उसके बाद हमने यहाँ पे 21वीं सदी के हाईलाइट्स किए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर गांधी जी का बोल सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, टेक्नोलॉजी, जैसे आप टेक्नोलॉजी स्टार्ट करो, टेक्नोलॉजी इज साधन एंड नॉट अ साध्य, है ना। तो आज का जो यूथ है वो इसे साध्य ना समझ ले, उसे साधन तक रखे। तो इस तरह से आप उसके अंदर बहुत सारी मिक्स एंड मैचेस कर सकते हो और अपना एसेस को और ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है, सो आपने आउटलाइन देंगे यहाँ पे, जैसे हमने स्ट्रक्चरिंग करी, उसके बाद फाइनली से कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, एक फ्यूचर, एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करेंगे कि अगेन जैसे 21वीं सदी का जो भारत है वो एस्पायर करता है विश्व गुरु बनने के लिए। जैसे अब यहाँ पे एक ही और चीज़ है, जो आपके जो हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो इस तरह के बहुत सारे कैची वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जैसे वासुदेव कुटुंबकम हो गया, आपका विश्व गुरु हो गया। इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, बट वो हाँ ढंग से अप्लाई होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए हमारे यूथ को जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी, और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, इन चीज़ों के ऊपर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होंगी। और अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारा देश जो है वो ना सिर्फ प्रॉस्परस होगा, बट वो अपनी जो है मतलब राइट पोजीशन, अपनी विश्व में अपनी राइट पोजीशन भी लेगा, एंड इट विल बी सस्टेनेबल ऑल्सो, एंड इट विल ऑल्सो लाइक हेल्प, लाइक इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो। मतलब मेरे को पॉइंट्स एग्जैक्टली बन नहीं रहा कुछ दिमाग में, बट इस तरह से आप कुछ लिख के इसे एक रोजी पिक्चर, एक पॉजिटिव आउटलुक देख के डाल सकते हो। ठीक है जी, सो दिस इज वन वे टू डू एन एसे, and there are many ways to do an essay.
तो ये आप अपने हिसाब से और ब्यूटीफाई कर सकते हो। इन केस यू हैव एनी अदर पॉइंट्स, ब्रेनस्टॉर्म करो, इनको लिखो एंड मुझे ऐसे लिख के भेजो। आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट एंड इन केस आई फाइंड अ ब्यूटीफुल ऐसे मैं यहाँ पे सबको हाईलाइट भी करूँगा। ठीक है जी। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड एक और तरीका होता है वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, दिस इज नॉट फॉर दिस, ये उन क्वेश्चंस के लिए होता है जो कि अगेन प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड जो एसेज होते हैं उनके लिए हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन एनालिसिस वाले क्वेश्चंस के लिए, जिसमें हम पहले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको फिर एवोल्यूशन बताते हैं, लाइक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताते हैं, उसका बेनिफिट्स बताते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर फाइनली सोल्यूशन बनाते हैं, फाइनली उसे कंक्लूड करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट ये बेसिकली स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम बेस्ड एस्से आ गया या कोई टॉपिक बेस्ड एस्से आ गया या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर कोई एस्से आ गया, उसके ऊपर हम लोग लेते हैं। इसको भी मैं फर्दर कभी एक्सप्लेन करूंगा। इफ यूड लाइक, आई वुड लाइक, अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे तो मैं डेफिनेटली इसको भी ऊपर कोई एक ऐसे लेके आऊंगा एंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डू, please like, share, and if you do not like it, please go ahead, be free and dislike this video. Thank you very much. All the very best and bye bye.